नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैनल के उद्देश्यों से अवगत करवाया था और चैनल के चारों उद्देश्यों में से 3 उद्देश्य थे। वो तीनों उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया पर आधारित थे। तो दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण पर आधारित होती है, तो आपके सामने उस शिक्षण का किस प्रकार का शिक्षण रहेगा उसके डेमो के रूप में आपके सामने ये क्लास है जो प्रस्तुत है। और आप इस शिक्षण से संबंधित अपने सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में वो सुझाव अपने राइट डाउन करें, लिखें। दोस्तों, आपके सामने डेमो के रूप में जो क्लास है वो गणित विषय और संख्याएं प्रकरण से संबंधित है। हम देखते हैं कि हमने जितनी भी गणित की पुस्तकें पढ़ी हैं उन सब में पहला टॉपिक होता है वो संख्या पद्धति या फिर संख्याएं नाम से लिखा हुआ हमें मिलता है। दोस्तों, जो गणित जो भाषा है ये मुख्यतः अपने आप में अपने 2 प्रकार लेकर के चलती है। इसकी अपनी संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं के मध्य होने वाली संक्रियाएं होती हैं। गणित यही तो है, संख्याएं और उनके बीच में होने वाली संक्रियाएं गणित होती है। तो जो संख्याएं होती हैं वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अंकों से मिलकर के जो चीज़ जो बनती है वो संख्याएं बनती है, और उन संख्याओं के मध्य जब संक्रियाएं हो, यानी कि प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, उनको भाग दिया जाए और गुणा किया जाए, तो ये संक्रियाएं, बस गणित में यही सब कुछ होता है। तो चलिए आज हम संख्याएं और संख्याओं के प्रकार इस पर आधारित इस क्लास का जो आगाज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ये ग्रुप 6, 5, 6 और 7 नंबर वाली संख्याएं आपके सामने हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। देखिए, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जैसे हम किसी से भी पूछ लें कि आप संख्या के बारे में क्या जानते हैं, तो वो नॉर्मली बताते हैं कि संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, यानी कि वो 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे अनंत तक सुनाते रहेंगे। तो यानी कि जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली लोगों के मुंह पर जो संख्याएं रहती हैं वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, जिनमें 0 सम्मिलित नहीं होता, 1 से लगा करके अनंत तक संख्याएं होती हैं। उसके बाद वाली जो पूर्ण संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है, पूर्ण संख्याएं जब 0 की आवश्यकता महसूस हुई, जैसे जब ये प्राकृत संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक पहुंची, तो लोगों ने ये 0 इन्वेंट ही नहीं किया था। यहाँ 10 पर हमें यह 1 रिपीट होता हुआ दिख रहा है और उसके साथ एक नया अंक 0 जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो जब ये 0 इन्वेंट हुआ तो नई संख्याएं बनी, पूर्ण संख्याएं, जो 0, 1, 2, 3 और अनंत तक चली। तो ये पूर्ण संख्याएं हुई 0 से जुड़ने के कारण। अब देखिए आगे वाली संख्या है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? जब ये हमारे पास जब 0 से लेकर के पूरी संख्याएं हैं, तो हमने 0 से लेकर के हमारे दाएं हाथ की ओर, यानी कि धनात्मक रूप तो इन्वेंट कर दिया, लेकिन हमें ऋणात्मक जगत की भी ज़रूरत है। जैसे एक दुकानदार जब कोई चीज़ बेचता है, मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और मैंने एक 5 रुपये की चीज़ कमल को दी और कमल ने मुझे कहा कि मैं शाम को 5 रुपये दे करके जाऊंगा, तो मैंने अपनी डायरी में लिख दिया 5। उसी प्रकार से मेरे पास दूसरी ग्राहक आए, राजू ग्राहक आया मेरे पास और उसने कहा कि मुझे 5 रुपये की चीज़ दो, ये रहे 5 रुपये, और मैंने अपने रिकॉर्ड में वो 5 रुपये लिख दिए। शाम को जब मैं देखता हूँ तो कमल के दिए हुए 5 और राजू के दिए हुए 5 दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं। अब मुझे कैसे पता चले कि कौन से 5 रुपये बाकी है और कौन से 5 रुपये मुझे मिल चुके हैं, यानी कि जमा है? तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ी चिन्हों की, जिससे पता चले कि ये 5 रुपये या फिर ये अंक ऋण है और ये धन अंक है। तो उसके लिए हमने चिन्ह यूज़ किया माइनस, बाकी के लिए, और जमा यानी कि प्लस के लिए यूज किया प्लस, जो कि बिना चिन्ह की संख्या अपने आप में धनात्मक संख्या होती है। तो जब हमारे पास 0 से बाईं तरफ कर जो जगत संख्याओं का जगत हमारे हाथ लगा,
या इन्वेंट हुआ या खोजा गया, आविष्कृत हुआ, वो मिलकर के उन्होंने पूर्णांकों का निर्माण किया। वास्तव में आज हमारी गणित विषय में पूर्णांक है, जो हमें एक प्रकार से हम अगर उसे संख्या रेखा पर निरूपित करें, जो कि छोटी क्लासेस में होता है, चैप्टर होते हैं इसके ऊपर, और उसमें संख्या रेखा में सबसे बीच में मिड में 0 रहता है और उसके दाईं तरफ भी 1 2 3 4 और अनंत, और बाईं तरफ भी 1 2 3 4 और अनंत तक संख्याएं चलती हैं। फ़र्क इतना है, ये संख्याएं बिना चिन्ह के धनात्मक रूप होती है और इनसे पहले लगते हैं ऋणात्मक चिन्ह। तो यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और 0 इन सब के साथ हुए, इन सब के योग में बनने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो बहुत ही अच्छी संख्याएं हैं ये, जो हमारी आज की गणित की सभी संक्रियाओं में इसका यूज़ होता है, इसका उपयोग होता है। उसके बाद हम चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर। ये दूसरा ग्रुप है संख्याओं का। परिमेय संख्याएं दोस्तों क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको ये एक प्रकार से भिन्न का रूप होती हैं। कई किताबों में P और Q दे रखा है, तो P और Q क्या है ये समझेंगे। ये सिंबल्स है, ये अंश का और ये हर का, ये प्रतीक मात्र है। बाकी कोई P और Q वास्तव में कोई संख्या नहीं है, ये संख्याओं को निरूपित करने का ढंग है। P माने कि अंश और Q माने कि हर। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम P/Q में, यानी कि भिन्न रूप में उसे हम लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें भिन्न रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो शर्त होती है इसके साथ में, कंडीशन होती है, वो अप्लाई होती है कि जो Q है हमारा, यानी कि जो हर है, ये हर 0 नहीं हो। क्योंकि अगर ये हर 0 हो जाएगा तो ये फिर अनंत तक चलता रहेगा। जो रिजल्ट निकलेगा, जो भागफल निकलेगा, वो कोई निश्चित नहीं निकलेगा, जिसके कारण हम उसे परिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं का मतलब क्या है? परिमित या सिद्ध संख्याएं। वो सिद्ध संख्या सिद्ध नहीं होगी तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो परिमेय संख्याएं क्या? जिनको P/Q के रूप में लिखें, जहाँ पर Q = 0 नहीं हो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? तो देखिए, हम प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, n से इसको सिग्निफाई किया जाता है। और फिर है जो पूर्ण संख्याएं, इनको W से। फिर है पूर्णांक संख्याएं जिनको I या फिर Z से, साइन है इनका, सिग्निफाई किया जाता है। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं के अंदर आती है, यानी कि 0 भी परिमेय है और जो ऋणात्मक संख्या है वो सारी संख्या भी परिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा जो संख्याएं होती हैं, जो आवृत्ति वाली दशमलव संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं परिमेय होती हैं। दशमलव के बाद अगर हम जिन अंकों को गिन सकें, यानी कि काउंटेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि विस्तार होता चला जाए। जो काउंटेबल दशमलव के बाद संख्याएं होती हैं, 2 3 4 संख्याएं आ गई और भाग समाप्त हो गया, वो संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी। और दशमलव के बाद आवृत्ति हो रही है, बार बार कोई एक अंक आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है, जैसे 3 3 3 या फिर 2 3 4 2 3 4, इस प्रकार से आवृत्ति हो रही है 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, वे संख्याएं भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। यानी कि आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और शांत दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q रूप में लिख ही नहीं सकते, वे सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा जो दशमलव के बाद में अनकाउंटेबल रूप से शांत ही नहीं हो रही जो दशमलव संख्याएं होती हैं, वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं हमारे संख्याओं के तीसरे ग्रुप, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के ऊपर। तो देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर ये सारी संख्याएं आती हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में एक प्रकार से देखें तो जो परिमेय संख्या हैं वो भी शामिल है और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी शामिल है। वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब बची अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में कोई संख्या नहीं होती है, बस एक इमेजिनेशन होती है, एक कल्पना होती है। जैसे मैं लिख दूं अपने मन से
रूट के अंदर -3 लिख रहा हूँ, -4 लिख रहा हूँ, जिनको वास्तविक रूप से हम निरूपित नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, वे होती हैं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। चलिए, ये थी संख्याओं के 1, 2 और 3 ग्रुप हमने पढ़े। अब चलते हैं आगे का ग्रुप जो हमारे पास है 8, 9, 10 और 11 नंबर पर, अभाज्य, भाज्य, सह अभाज्य और युग्म अभाज्य संख्याओं पर। अब जब इन संख्याओं के बीच में संक्रियाएं होती हैं, यानी कि इनको प्लस किया जा रहा है, इनको माइनस किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है, तब ऐसी संख्याएं हमारे सामने निकल के आती हैं। गणितज्ञों ने उनको खोजा है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भाग संक्रिया से संबंधित है। ये चारों संख्याएं भाग संक्रिया से संबंधित है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो समय और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम संख्याएं शुरू करते हैं तो मैंने शुरू में ही 2 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि जो 1 है वो न्यूट्रल नंबर है, वो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं हमारे पास रहती हैं। देखिए 2, 1 और 2 के अलावा इसमें तीसरा कोई गुणनखंड इसका नहीं है। ये भी इसकी परिभाषा के अंतर्गत ही है कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो और वो भी 1 और वो संख्या स्वयं। अगर ये 2 ही गुणनखंड है किसी संख्या के तो वो संख्या अभाज्य है, उसमें 1 और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्याएं जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में लिखी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 आ जाएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। तो अभाज्य संख्याएं एकमात्र सम अभाज्य संख्या आप सबको पता है 2 है। इसके अलावा अभाज्य संख्याएं हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 है। 25 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 6 है। उसी प्रकार से 50 से लेकर के 75 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 6 है, और 75 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 है। तो 100 तक ही नॉर्मली पूछते हैं छोटे एग्जाम्स में, तो आप देखेंगे कि वो इस प्रकार से, एक प्रकार से 96, 64 किसी मोबाइल नंबर के पहले 4 डिजिट है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। भाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएँ अभाज्य संख्याओं के अलावा वे सारी संख्याएँ जिनमें 1 और समय के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। इस भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को जो कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये भाज्य संख्याएं दूसरी जैसे इस प्रकार से 4 और 6, देखिए इस पर 1 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा और किसका जाएगा? 2 का जाएगा। गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गए तो ये संख्या भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ गई। इस प्रकार से 6 के अलावा 8, 9, 10, 12 इत्यादि इत्यादि। आगे देखिए अगला प्रकार है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं एक जनरली संख्याओं का जोड़ा होता है, 2 संख्याएं होती है उसमें, और दोनों एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनसे पहले उनका जो महत्तम समापर्त्य निकाला जाए तो वो केवल 1 निकलेगा, उससे पहले कोई महत्तम समापर्त्य बीच वाला नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4 और ले लिया 7, 4 और 7 का महत्तम समापर्त्य 1 ही रहेगा और दूसरा कोई बीच में महत्तम समावर्तन नहीं आएगा। यानी कि जिन संख्याओं का, जिन संख्या युग्मों का, जिन संख्या के जोड़ों का महत्तम समावर्त्य 1 रहे वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से युग्म अभाज्य संख्याएं भी अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा होता है, लेकिन डिफरेंटली होता है। वो ऐसे होता है उसमें श्रेणी का ध्यान रखा जाता है, यानी अभाज्य संख्याएं श्रेणी में, यानी कि 2 से 3, 2 और 3 आ गई, ये युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं का युग्म दोनों ही अभाज्य संख्या होगी। यहाँ देखो 4 भाज्य संख्या है इसलिए ये सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आया है, लेकिन 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं इसलिए इनको अलग से रखा गया है। तो युग्म अभाज्य संख्याएं जनरली वे संख्याएं होती हैं दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं होती है।
ठीक है ना, और दोनों लगातार आ रही हो, जैसे 3 और 5 हो गई, ऐसे नहीं 3 और 7 नहीं, 3 और 5, 5 और 7 ऐसे। तो दोस्तों ये था डेमो, देखिए और अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चैनल का नाम है, आपको पता है, द आई स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपका लाइक प्रेरित करेगा, ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।